नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, जो कि एम लक्ष्मीकांत की इस बुक का 7 नंबर का चैप्टर है, 7 लेसन है। आज मित्रों ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों का पूरा लेसन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में आज हम डिफरेंस समझेंगे और उस डिफरेंस के साथ ही आज हम इस लेक्चर को, इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। तो मित्रों देखिए, हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था, हमने मूल अधिकारों की, पहले मैंने आपको समझाया, आसान शब्दों में मूल अधिकारों का अर्थ बताया। फिर हमने विशेषताओं की भी चर्चा की, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी, अनुच्छेद 13 में विधि के असंगत कानूनों की चर्चा की। फिर हमने डिटेल वाइज एक एक अनुच्छेद की मूल अधिकारों के रूप में चर्चा की। उसके बाद मित्रों रिटों की हमने चर्चा की, जिसमें 5 प्रकार की रिटें मैंने आपको बताई थी। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 रिटें मैंने आपको समझाई। रिटों के बाद मित्रों हमने जब चर्चा की तो अनुच्छेद 33 की, जो कि सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्सेज, और आर्म फोर्सेज के लिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की। मार्शल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया कि सीधा सा मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अनुच्छेद 34 के माध्यम से मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन, और सैन्य शासन में कौन कौन से मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो निलंबित हो जाते हैं, उसकी चर्चा की। और पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी मूल अधिकारों की आलोचनाओं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आलोचनाएँ। महत्व के बारे में हमने चर्चा की, जो भी मूल अधिकार जो हैं उनका महत्व क्या होता है, संविधान निर्माताओं ने आखिर क्यों हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा। तो इस प्रकार से मित्रों हमने चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बारे में। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आप क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना। और ठीक है, तो देखिए अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में पहले हम अंतर समझ रहे हैं। और देखिए क्या कहता है मार्शल लॉ का मतलब, अनुच्छेद 34 में मैंने आपको बताया था कि अगर देश में सेना का शासन अगर लग जाता है, यानी जहाँ पे सरकार शासन नहीं करती वहाँ पे सेना शासन करती है, तो उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ। और ये भी मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक, अस्पृश्यता और मार्शल लॉ, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसको हमने संविधान में नहीं समझाया, यानी हमने संविधान में इसको किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया, इनकी कोई परिभाषा हमने संविधान में नहीं दी है। तो ये मैंने आपको साथ चर्चा कर चुकी थी। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल हम समझते हैं आर्टिकल 352 के माध्यम से अगर कोई देश पर आक्रमण कर दे या देश में कोई आंतरिक अशांति फैल जाए, उस स्थिति में आर्टिकल 352 का राष्ट्रपति उपयोग करते हैं, और राष्ट्रपति उसका उपयोग करके देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। जैसा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, उस समय देश में इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों का मतलब मैंने आपको समझाया। अब हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, मार्शल लॉ कहता है कि यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। क्या मार्शल लॉ किसको प्रभावित करेगा, किसको इफेक्ट करेगा? केवल और केवल किसको? एफआर को, यानी फंडामेंटल राइट्स को, यानी मूल अधिकार इससे प्रभावित होंगे। जब हमारे देश में अगर मार्शल लॉ लग जाता है, सेना का शासन अगर लग जाता है, तो व्यक्ति के मूल अधिकार जो होते हैं वो मित्रों निलंबित कर दिए जाते हैं। क्लियर? लेकिन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगता है तो मूल अधिकार तो इससे प्रभावित होते ही हैं। क्लियर? साथ ही केंद्र राज्य संबंध है, क्या केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, जिसमें विधायी संबंधों की हम चर्चा भी करेंगे अलग से। इस बुक में एम लक्ष्मीकांत की जो बुक हम चर्चा कर रहे हैं, अलग से इसमें लेसन भी दिया हुआ है, विधायी संबंध। ठीक, यानी अलग से केंद्र राज्य संबंध का इसमें चैप्टर दिया हुआ है। तो उस केंद्र राज्य संबंध में हम जब संबंधों की चर्चा करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के संबंध हम समझेंगे: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, तो इन तीनों संबंधों की हम चर्चा करेंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मूल अधिकार तो इससे प्रभावित होते ही हैं। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से। लेकिन साथ ही केंद्र राज्य जो संबंध है, ठीक है, जिसमें विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक जो संबंध है, वह भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, देश पे एक बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ ही कहता है कि इसके अलावा राजस्व का वितरण
और निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र और राज्यों के बीच, जो राजस्व का बंटवारा करते हैं, वो भी इससे मित्रों प्रभावित होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो भी बढ़ जाता है। क्लियर? ये पहला अंतर हमने समझा। दूसरे अंतर के बारे में हम समझ रहे हैं। कहता है कि इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में हम लागू कर सकते हैं। किसको? जो मार्शल लॉ है ना मित्रों, उसको हम किसी एक विशेष क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई विशेष क्षेत्र में कोई गलत असामाजिक तत्वों के माध्यम से वहाँ पे आंतरिक अशांति फैल रही है या अशांति का माहौल पैदा हो चुका है। उस परिस्थिति में उस एक विशेष क्षेत्र में हम मार्शल लॉ लगा देते हैं, ताकि वहाँ की स्थिति सेना अपने कानूनों के माध्यम से, अपने तरीकों के माध्यम से उसको नियंत्रण में ला सके। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में ये कहता है कि इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मित्रों हम किसी एक विशेष क्षेत्र में लगा सकते हैं, जैसे कि मार्शल लॉ लगाते हैं। लेकिन ये तो केवल और केवल हम किसी विशेष क्षेत्र में लगाएंगे, यानी पूरे देश में हम इसको नहीं लगा सकते। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, वो पूरे देश में भी लगा सकते हैं और किसी एक क्षेत्र विशेष में भी हम इसको लगा सकते हैं। यानी पूरा एक देश है तो इस क्षेत्र में लगाना है तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। नेक्स्ट बात कहता है इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ये अव्यक्त है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 34 में हम मार्शल लॉ की परिभाषा हमने दी ही नहीं, हमने उसको बताया नहीं कि आखिर मार्शल लॉ होता क्या है। तो विशेष व्यवस्था हमने इसकी नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की तो हमने विशेष व्यवस्था दी है। आर्टिकल 352 में हम राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करते हैं। संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट है और विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है। स्पष्ट रूप से क्लियरली हमने इसको समझा रखा है संविधान में, अनुच्छेद 352 में, कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगेगा और राष्ट्रपति इस शक्ति का यूज करेंगे। क्लियर? और आज के लेक्चर की मित्रों अंतिम बात जो कही जाती है कि यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। यानी जो गवर्नमेंट है और जो साधारण जितने भी कानून होते हैं वे सभी मार्शल लॉ अगर लग जाता है तो उस समय ये निलंबित हो जाते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये करा है कि अगर देश में मार्शल लॉ लग जाए तो उस परिस्थिति में सरकार और जितने भी कानून होते हैं वो सभी नलीफाई यानी निलंबित हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कहता है यह सरकार और सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल में सरकार जारी रहती है, सरकार उस समय काम करती रहती है, देश की परिस्थिति को सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करती है और सामान्य कानूनी न्याय जितने भी होते हैं वह सभी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जारी रहते हैं। क्लियर है? तो ये फ्रेंड्स आज हमारा मूल अधिकारों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर मूल अधिकारों से संबंधित जो था वो अच्छी प्रकार से समझ आया। मित्रों किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है ज़रूर से आप उसको दोबारा सुनिएगा। पूरा मूल अधिकार का जो चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। बार बार आप इस वीडियो को सुनते रहना ताकि बार बार आपको ये रिवाइज होता रहे और सारे मूल अधिकार टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे। जिस प्रकार मुझे सारे मूल अधिकार याद है, सारे अनुच्छेद जितने भी संविधान के संशोधन हो, चाहे 44वां हो या 42वां हो, उन सभी के बारे में आपको भी इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। क्लियर है? तो मित्रों मूल अधिकार का चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है? अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मूल अधिकारों की, तो सारी प्लेलिस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी को भी आपको शेयर करना है पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी मूल अधिकार के पार्ट्स इसके बने हैं, जितने भी भागों में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की है, सारे भाग उस प्लेलिस्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? और चैनल को आपने मित्रों जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। पूरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हम इस चैनल पर करने वाले हैं, तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। आने वाला जो लेक्चर मित्रों हमारा होगा वो होगा मित्रों लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 8 में हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी? DPSP की मित्रों हम चर्चा करेंगे। यानी अब जो जितने भी चैप्टर स्टार्ट होंगे ना मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 की अब हम चर्चा करने वाले हैं। और भाग 4 की मित्रों हम चर्चा करेंगे। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा हमने कर ली। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में भाग 4 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी की हम डिटेल वाइज चर्चा स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।